अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। पाकिस्तानी खेतों में उगने वाली सफेद चांदी गुज़श्ता चंद सालों से मुसलसल गिरावट का शिकार है। पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने वाली ये फसल भी अब बेसहारा हो चुकी है। कपास की पैदावार के लिहाज से हमारी तारीख बहुत रोशन है। हम दुनिया के चौथे बड़े प्रोड्यूसर रह चुके हैं। साल 1983 में किसानों ने 4 मिलियन गांठ पैदा की, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर 2011 में 15 मिलियन गांठ तक पहुंच गई और फिर इस इंडस्ट्री का जवाल शुरू हो गया। गुज़श्ता साल हमारे किसान सिर्फ 5 मिलियन गांठ तक ही पहुंच पाए, यानी पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान 40 साल पीछे जा चुका है। मौसमियाती तब्दीलियां, जाली ज़री अद्वियात, गैर मेयारी कपास का बीज, हशरात का मुअस्सर कंट्रोल ना करना और किसानों का जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से नावाकिफ होना कपास की तबाही की वजूहात हैं। आज के प्रोग्राम में हशरात का मुअस्सर कंट्रोल कैसे करना है और कपास की पैदावारी टेक्नोलॉजी क्या है, इस बारे माहिरीन से गुफ्तगू की जाएगी और मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। कपास को पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, क्योंकि ये एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा ज़रे मुबादला देने वाली फसल थी। गुज़श्ता साल हमने 5.6 मिलियन एकड़ पर कपास की काश्त की, जिससे तकरीबन 5 मिलियन गांठें पैदावार हासिल की। 2000 से 2015 तक कपास के उरूज के दिन थे। इस दौरान पाकिस्तानी किसानों ने बहुत खुशहाली देखी। पंजाब और सिंध के अक्सर इलाके कपास की बर्दाश्त के दौरान सफेद चांदी की चादर ओढ़ लेते थे। हर खेत में कपास ही कपास नजर आती थी, मगर फिर हमारी कॉटन इंडस्ट्री को जैसे नजर ही लग गई हो। दुनिया का लीडिंग कॉटन एक्सपोर्टर अब इम्पोर्टर बन चुका है। कपास के किसान, इसके साथ जुड़ी दीगर इंडस्ट्रीज बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इस साल हुकूमत की तरफ से कपास की बहाली के लिए नुमाया इक़दामात किए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि कपास की रिकॉर्ड पैदावार हासिल होगी। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कपास का गोल्डन इरा कब शुरू होगा पाकिस्तान में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सब फरमाइएगा, हमारे यहाँ दोबारा कभी उस वाली पोजीशन आएगी 15 मिलियन गांठ वाली? पूरे पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और जो रिसर्च के अदारे हैं, ज़राअत तौसीक़ के अदारे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन के अदारे हैं, वो इसी काविश में लगे हुए हैं कि हमारा वो जो गोल्डन एरिया था वो वापस आए। सर, आपकी कोशिशों पे शक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो बीज किसानों को दिया गया है वो ही कोई 60-70% के करीब जाली है। तो जब बुनियाद ही सही नहीं है तो हम अच्छी पैदावार कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो रिसर्च के और ज़राअत के अदारे हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही बीज ज़िम्मेदारों तक पहुँचे, लेकिन हमारे कुछ ज़िम्मेदार हैं वो नई किस्म की नई वैरायटी की तलाश में बाज़ औक़ात ऐसे ज़राए इस्तेमाल करते हैं जो कि सही बीज तक उनकी रसाई नहीं होती। सर, जाली बीज कहाँ से आता है? कौन पैकिंग करता है? कौन फ़रोख्त करता है? आखिर ये दुकानों पे होता है, स्टोरों पे होता है फ़रोख्त, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हर मुआशरे में काली भेड़ें भी मौजूद होती हैं और काटन, जिस तरह आपको पता है, इसमें जो है बीज के कारोबार में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा जो है इसमें वो है, तो यकीनन इसमें गलत लोग भी शामिल हैं, लेकिन ऐसे लोग बाकायदा बैग लगाकर जो है वो सेल नहीं करते। इसमें देखें कि सीड एक्ट जो है वो वाज़े है, कानूनी पोजीशन भी वाज़े है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये मसला होता है कि ज़िम्मेदार जो है वो कायम नहीं रहता कि जिससे बीज लिया है वो उसके साथ डील कर लेता है। लेकिन देखने में ये आया है कि जो कंप्लेंट करता है कुछ अरसे के बाद वो अपनी कंप्लेंट उठा लेता है या पीछे हट जाता है। यानी कानून में फ़लाह है? देखिए, वो हमारे कानून में फ़लाह कभी नहीं रहा, लेकिन जो इसमें चूँकि एक सिस्टम है उसमें जो है यकीनन जो है वो कमियाँ हैं। हमने कोशिश की है कि वो चंद वैरायटीज़ जो पिछले कई सालों से अच्छी पैदावार दे रही हैं, गवर्नमेंट ने उनका बीज जो है वो मल्टीप्लाई करवाया है, उस पर सब्सिडी दी है और कोशिश की है कि वही वैरायटीज़ फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लगें। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 50 लाख एकड़ पर टारगेट है जी कपास लगाने का।
पाकिस्तान में कपास की फी एकड़ पैदावार इंतहाई कम है, यूं कह लीजिए कि मायूस कुन है। हमारा किसान सिर्फ 25 मन फी एकड़ पैदावार ले रहा है, जबकि पाकिस्तान के कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर इससे कहीं ज्यादा पैदावार ले रहे हैं। हम इस वक्त जनूबी पंजाब के एक किसान मोहम्मद इलियास के साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इलियास ने 65 मन फी एकड़ पैदावार लेकर एक रिकॉर्ड कायम किया और हुकूमत की तरफ से फर्स्ट प्राइज भी हासिल किया। हम उनसे अच्छी पैदावार के राज जानते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का ख़ास करम होता है, उसके लिए कुछ ऐसी तदाबीर इख्तियार करते हैं। उसमें सबसे पहले ज़मीन की अच्छी तैयारी करते हैं। वैरायटी का इंतखाब ज़मीन और मौसम के मुताबिक किया जाता है। अच्छी वैरायटी की कोशिश करते हैं उसका इंतखाब करें, और बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के लिए सेल सैंपल भी हम कराते हैं ताकि एक सही हमें रिपोर्ट आए, उसके मुताबिक हम खादों का इस्तेमाल कर सकें। ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। ये बताएं कि बीज कौन सा लगाते हैं आप? बीज हम जो पिछले सालों में हम देखते हैं जिसकी अच्छी पैदावार हो, जो मौसमियाती स्ट्रेस बर्दाश्त कर सके। सब्ज तेला और सफ़ेद मक्खी को कैसे कंट्रोल करते हैं? सब्ज तेला और सफ़ेद मक्खी को शुरू में तो IPM प्रैक्टिस का भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें 60 दिन तक कोशिश करते हैं स्प्रे न करें। अगर मजबूरी हो तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ करते हैं। रिकमेंडेशन जो पानी की होती है उसके मुताबिक ही उसका इस्तेमाल करते हैं। इलियास साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान अगर अच्छी प्रैक्टिस करें तो यकीनन 25 मन से निकल के 60-65 मन की कैटेगरी में आ सकते हैं। कपास की मौजूदा मायूस कुन सूरत हाल की वजूहात की बात करें तो हशरात का कंट्रोल ना होना भी एक वजह है। हम गुज़श्ता चंद सालों से सफ़ेद मक्खी, गुलाबी सुंडी और सब्ज़ तेले को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको चंद माहिरीन के पास लिए चलेंगे जो हमें बताएंगे कि इस वक्त कपास की फसल पर किस किस सुंडी का या हशरात का हमला हो सकता है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हुकूमती इक़दामात बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कपास का गोल्डन इरा शुरू होने वाला है। हुकूमत ने बर वक्त 8,500 रुपये फी मन कपास की कीमत का ऐलान कर दिया है। बीज पर भी सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा हर जगह पे किसानों को पैदावारी टेक्नोलॉजी भी बताई जा रही है। मगर किसान भाइयों, कपास के नुकसानदेह हशरात से कपास को आपने खुद ही बचाना है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से हशरात हैं जो आपकी कपास की फसल को तबाह कर सकते हैं। कपास को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को 2 गिरोहों में तकसीम किया जा सकता है। रस चूसने वाले और कुतर कर खाने वाले कीड़े। रस चूसने वाले कीड़ों में सफेद मक्खी, चुस्त तेला, कपास की गधेड़ी वगैरह शामिल हैं, जबकि कुतर कर खाने वाले कीड़ों में गुलाबी सुंडी, लश्करी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, चतकुबरी सुंडी सरे फहरिस्त हैं। ये कीड़े मुख्तलिफ मरहले में फसल पर हमला करके तबाही का बायस बनते हैं। किसान भाइयों, ये थे मुख्तलिफ इक़साम के हशरात जो आपकी कपास की फसल को तबाह कर सकते हैं। मगर इस वक्त पाकिस्तान भर में जिस इंसेक्ट का सबसे ज्यादा खतरा है उसको सब्ज़ तेला कहते हैं। जी हाँ, कपास का जैसिड। एक तहकीक के मुताबिक सब्ज़ तेला 15 से 20% तक मुआशी नुकसान करता है और अगर बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो ये आपकी फसल को 100% भी तबाह कर सकता है। आइए आपको इसके बारे में मजीद बताते हैं। सब्ज़ तेला कपास की फसल के लिए कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि इसके मुआशी नुकसान की हद 1 तेला फी पत्ता है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कपास की फसल सब्ज़ तेले के हमले से कैसे बच सकती है, ये जानने के लिए इस वक्त हम माहिर ज़राअत मोहम्मद कामरान अशरफ साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये तेला इतना खतरनाक क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सब्ज़ तेला किस तरह कपास की फसल को तबाह कर देता है? कपास के पौधे के ऊपर बहुत सारे किस्म के कीड़े जो है ना वो हमलावर होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जब मुवाजना करते हैं उसके नुकसान का दौरानिया, सबसे लंबा दौरानिया अगर किसी कीड़े का है इस पर हमलावर होने का, सो वो जेसिड है जिसको हम सब्ज़ तेला कह रहे हैं। सब्ज़ तेले के जो बालिग और बच्चे होते हैं, पत्ते के अंदर जो रगें होती हैं उनसे रस चूसते हैं। रगों से रस चूसने के दौरान जो है ना वो जहरीला मादा उसके अंदर दाखिल कर देते हैं, जिससे रगें बंद हो जाती हैं
और उसके बाद वो पत्ता जो है ना वो मुरझाने लगता है, सूखने लगता है, किनारों से अंदर की तरफ नीचे की तरफ मुड़ने लगता है और जलने लग जाता है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है ये जो पत्ता होता है, ये फूड फैक्ट्री है पौधे की, वो डैमेज होगा तो आपको फूल और गुड्डी बनने का मरहला वो डिस्टर्ब होगा। इसके साथ साथ जो इब्तदाई स्टेज की जो गुड्डियाँ होती हैं उसके ऊपर भी हमला आवर होता है, उससे भी रश चूसता है। और सर ये इसको अगर मल्टीप्लाई होने दिया जाए, बर वक्त इकदाम ना किए जाएं, तो ये तो एक पत्ते में हज़ारों की तादाद में फैल जाता है। बिल्कुल। सो बेसिकली जो आपने बताया कि माशी नुकसान की हद 1 जेसेड फी पत्ता है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसको बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए, इब्तदाई स्टेजेस के ऊपर इसकी हद्दबाब ना किया जाए, तो ये अपनी पॉपुलेशन जो है ना वो बिल्ड कर लेता है। यानी हमारे किसान अगर कपास की अच्छी पैदावार लेना चाह रहे हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि सब्ज़ तेले को बर वक्त कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि कौन सा जहर सब्ज़ तेले के लिए ज़्यादा मुअस्सर है इस वक्त? सब्ज़ तेले के लिए मार्केट में तो बहुत ज़्यादा जहर है, लेकिन अभी चूँकि एक जदीद प्रोडक्ट जो है वो बाहर पाकिस्तान की तरफ से सिवेंटो प्राइम वो मुतारफ़ किया गया है, और मेरा ख्याल है कि ज़िम्मेदार उससे अभी मुतमईन भी कुछ नज़र आ रहे हैं। तो बेहतरीन प्रोडक्ट इस वक्त सिवेंटो प्राइम है इसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा सर, सिवेंटो प्राइम जो है एक तो जैसिड है, एक एफिड होता है, इसी की फैमिली का ही कोई मेंबर है क्या, उसको भी ख़त्म करता है? और उसके बारे में भी थोड़ा बताएं वो क्या चीज़? एफिड जो है ना वो भी एक तेल की एक किस्म है जिसको हम सुस्त तेला कहते हैं, और ये कपास में इस साल हमें देखने को मिला है इब्तदाई स्टेज के ऊपर। जैसे ही पौधा जर्मिनेट उगाव हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि सिवेंटो प्राइम का जो एक क्लेम वो बताते हैं कि वो ये एफिड के ऊपर भी एक्सीलेंट कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। जी मोहम्मद कामरान अशरफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने किसानों को बड़ी मुफीद बातें बताई। किसान भाइयों, बर वक्त तेले को कंट्रोल करने से ही आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और जैसे मोहम्मद कामरान साहब ने बताया कि जो सिवेंटो प्राइम है, बायर की तरफ से एक प्रोडक्ट दी गई है पाकिस्तान में, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी फसल सब्ज़ तेले से महफूज रहेगी। देखने में खूबसूरत, जिसामत में छोटा सा कीड़ा सब्ज़ तेला इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। अगर बर वक्त इसको कंट्रोल ना किया जाए तो आपकी कपास की सारी फसल तबाह कर सकता है और आपकी अच्छी पैदावार के सारे ख्वाब चकनाचूर हो सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको जब भी कपास के एक पत्ते पे एक सब्ज़ तेला नजर आए तो फौरी तौर पर सिवेंटो प्राइम का स्प्रे करें ताकि आपकी फसल बड़ी तबाही से बच सके। मुख्तलिफ प्रोग्रेसिव फार्मर्स के मुताबिक बायर की सिवेंटो प्राइम प्रोडक्ट इस वक्त सब्ज़ तेले का बेहतरीन कंट्रोल है। ये सब्ज़ तेले को कैसे कंट्रोल करती है और दीगर जहरों से मुनफरिद कैसे है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ कपास के हशरात के माहिर मोहम्मद राशिद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जहर मार्केट में मौजूद दीगर जहरों से मुनफरिद कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहली बात तो ये है कि सिवेंटो प्राइम एक मुनफरद केमिस्ट्री है, जदीद केमिस्ट्री है। तो मार्केट के अंदर खासकर जेसड के अंदर जो रेजिस्टेंट आ गई है दूसरे प्रोडक्ट की, तो सिवेंटो प्राइम जेसड के ऊपर ज़बरदस्त कंट्रोल दे रहा है। इसके अलावा नंबर 2 जो है वो ये है कि इसकी सरायत पजीरी जो है वो पत्ते के आर पार होने की सलाहियत रखता है ये प्रोडक्ट, और पत्ते के पीछे छुपे हुए खासकर सब्ज़ तेला जो है बैठा हुआ है, उस जगह पे जाके उसको बेहतरीन तरीके से ये कंट्रोल करता है। नंबर 3, सिवेंटो प्राइम जो है ये कीड़े के असाबी और पट्ठों के रवाबत को जो है वो मुनक़ता कर देता है, जिसकी वजह से कीड़े का कंट्रोल जो हमें खासकर सब्ज़ तेला जो है उस पर ज़बरदस्त कंट्रोल मिलता है। नंबर 4, इसका जो दूसरे प्रोडक्ट के हवाले से सिवेंटो प्राइम मुख्तलिफ है वो ये है कि स्ट्रेस के अंदर, दबाव के अंदर जो क्रॉप आती है उसके ऊपर भी हम सिवेंटो प्राइम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और फसल के ऊपर कीड़ों के खिलाफ खासकर सब्ज़ तेले के खिलाफ इसका हमें ज़बरदस्त कंट्रोल मिलता है। अच्छा सर, ये बताएं कि सिवेंटो प्राइम को इस्तेमाल कब करना चाहिए? कपास की जब स्टेज 3 से 4 हफ्ते की होती है तो पेस्ट काउटिंग करते हुए जैसे ही सब्ज़ तेला हमें नज़र आए तो 1 फी पत्ता इसका ETL लेवल मुआशी नुकसान के हद, उसके ऊपर हमने सिवेंटो प्राइम का स्प्रे फौरी करना है। अच्छा सर, हर प्रोडक्ट के कुछ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। अगर हम सिवेंटो प्राइम की बात करें तो इसमें कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो अपना कर किसान अच्छा रिजल्ट ले सकता है? सबसे पहले है कि प्रोडक्ट की डोज। आम तौर के ऊपर फार्मर की ये कोशिश होती है कि मैं प्रोडक्ट जो कर रहा हूँ उसको मैं ज़्यादा रकबे के ऊपर स्प्रे कर लूँ, तो इसका सिवेंटो प्राइम का फ़ी एकड़ जो डोज़ है वो 300 ml फ़ी एकड़ डोज़ आपने इस्तेमाल करनी है 1 एकड़ के ऊपर। नंबर 2, सिवेंटो प्राइम के लिए जो हमने पानी इस्तेमाल करना है 1 एकड़ के ऊपर, तो उसके लिए
100 से 120 लीटर पानी को 300 ml सवेंटो प्राइम के साथ मिक्स करके हमने इस्तेमाल करना है। हाथ वाली मशीन के साथ या बूम के साथ स्प्रे कर रहे हैं तो हालोको नोज़ल का इस्तेमाल करना है अच्छे स्प्रे के लिए। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो कि स्प्रे के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हवा के रोक नहीं करना स्प्रे आपने, और हवा तेज़ चल रही हो तो उस वक्त आपने स्प्रे नहीं करना, और स्प्रे आम तौर पे सुबह और शाम को करना है। ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिसके ऊपर ज़िम्मेदार अमल करके अपनी फसल को बेहतर रिजल्ट जो है ना स्वेटोम प्राइम के ले सकता है। जी राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने किसानों की रहनुमाई की। आइए किसान भाई, अब आपको बताते हैं कि आपने ये स्प्रे करना कैसे, आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। किसान भाइयों, ज़रूरी जहर इस्तेमाल करते वक्त सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, वरना खुदा न खास्ता बहुत नुकसान हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से इक़दाम हैं जो करके आप बेहतरीन तरीके से, महफूज तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। सबसे पहले ओवरकोट पहने ताकि आपके जिस्म पर स्प्रे ना गिरे, और अगर जैकेट पर गिरे भी तो वाटरप्रूफ जैकेट जहर का असर आपके जिस्म तक नहीं जाने देगी। इसके बाद स्प्रे करने वाला मास्क पहने ताकि जहर के असरात नाक और मुंह के जरिए आपके जिस्म में दाखिल ना हो सके। मास्क लगाने के बाद ऐनक पहने ताकि आपकी आंखें भी जहर के असरात से महफूज रह सके। और आखिर में ख़ास किस्म की प्लास्टिक के बने हुए ग्लव्स पहनना मत भूलिए ताकि आपके हाथ भी जहर से महफूज रह सके। अपने पाँव को जहर के असरात से बचाने के लिए गम शूज यानी लंबे जूते जरूर पहने। जी किसान भाइयों, ये है महफूज तरीन तरीका स्प्रे करने का। अभी हम आपको बताते हैं कि सवेंटो प्राइम को इस्तेमाल किस तरह करना है। बोतल को खोलने से पहले अच्छी तरह हिला लें, इसके बाद ढक्कन को खोलें। बोतल की सील खोलने के लिए ढक्कन को उल्टा करके बोतल के मुंह के ऊपर घुमा दें। स्प्रे की एक बोतल में 50 ml सवेंटो प्राइम डाल दें। अच्छे नताइज के लिए फी एकड़ 6 टैंकियां इस्तेमाल की जाती हैं और फी टैंक की कैपेसिटी 20 लीटर होती है। सवेंटो प्राइम का 50 ml 1 लीटर पानी में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह हल शुदा महलूल टैंकी में डाल दें। बीकर के अंदर जो जहर मौजूद है उसको निकालने के लिए 2 से 3 दफ़ा पानी डालें और स्प्रे वाली टैंकी में डाल दें। स्प्रे वाली टैंकी को अच्छी तरह पानी से भर दें। ले किसान भाइयों, स्प्रे तैयार हो चुका है और उसकी एप्लीकेशन की जा रही है। स्प्रे करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त स्प्रे किया जाए, यानी सख्त धूप में या सख्त गर्मी में स्प्रे मत करें। इसके अलावा मौसम की सूरत हाल चेक करें और अगर मुमकिन तौर पर बारिश हो तो उस दिन स्प्रे मत करें। कपास वाले इलाकों में मकई और चावल ज्यादातर काश्त हो चुका है, क्योंकि कपास में फी एकड़ पैदावार उतनी नहीं आती जितनी आनी चाहिए और किसान को मुनाफा कम मिलता है, जिसकी वजह से कॉटन बेल्ट में दूसरी फसलें आ चुकी हैं। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको चंद प्रोग्रेसिव फार्मर्स के पास लिए चलेंगे जो आपको बताएंगे कि 25 मन की बजाय 50 मन फी एकड़ कपास की पैदावार कैसे लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चंद साल कबल पाकिस्तान कपास पैदा करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क था और फिर ये इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता गिरावट का शिकार होती गई और आज हम बहुत पीछे जा चुके हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5 मिलियन एकड़ पर कपास काश्त की जाती है, मगर फी एकड़ पैदावार कम होने की वजह से हमारा किसान इससे मायूस होता जा रहा है। आइए आपको 5 बड़े ममालिक बताते हैं जो कपास पैदा करते हैं और फी एकड़ पैदावार उनकी कितनी है, इसकी तफसील बताते हैं। चीन गुज़श्ता साल 65 लाख टन कॉटन पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, जिसकी फी एकड़ पैदावार 823 किलोग्राम थी। इंडिया 62 लाख टन के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जिसकी फी एकड़ पैदावार 461 किलोग्राम थी। अमेरिका ने फी एकड़ 382 किलोग्राम के हिसाब से 32 लाख टन कपास पैदा की और दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क ठहरा, जबकि ब्राजील की फी एकड़ पैदावार 715 किलोग्राम रही। पाकिस्तान 5वें नंबर पर रहा, जिसने फी एकड़ 250 किलोग्राम के हिसाब से तकरीबन 10 लाख टन कपास पैदा की।
कपास के पौधे की सेहत को बरकरार रखने के लिए और फी एकड़ इजाफी पैदावार के लिए मतवाजन खादें डालना इंतहाई जरूरी है। इस वक्त कॉटन की फसल को क्या क्या खादें चाहिए, ये जानने के लिए हम कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कपास की मुख्तलिफ लाइफ स्टेजेस को कौन कौन सी खादें चाहिए। किसानों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, कभी भी एक नुस्खे पर अमल मत करें कि मैंने इतनी बोरियां खाद की देनी है इतनी। इसके लिए आप अपनी ज़मीन को जांचिए, अपने पौधे को जांचिए और उसकी उम्र को जांचिए। शुरू में तो आपने एक बोरी जो है DAP की या 2 DAP की आपने दी है। अब आप कोशिश करें कि यूरिया इस्तेमाल ना करें। पहले 60 दिन तक आपने यूरिया को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यूरिया वेजिटेटिव इसकी जो है इसके पत्तों को और इसके फैलाव को बहुत ज़्यादा कर देती है, जिसके बाद में इसको टिंडे और फूल गुड्डी वगैरह नहीं लगती। आप कोशिश करें नाइट्रोफास और पोटाश की बोरी जो है ना पहले 60 दिन में मैनेज करें। वो 1 से 2 बोरियां आपकी ज़मीन की हालत को ज़हन में रखते हुए, अगर आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है तो 1 बोरी और पोटाश की और 1 बोरी नाइट्रोफॉस की चलेगी, लेकिन अमूमन आप 2 बोरियां नाइट्रोफॉस की कर लें, लेकिन पोटाश की आप 1 ही बोरी रखेंगे। अच्छा, इसके बाद 60 दिन से आप आगे जाते हैं। अब कुछ लोगों की क्रॉप 60 से ज़्यादा होगी है, जिन्होंने 15 मार्च को लगा ली थी, उसके लिए मैं अलहदा रिकमेंडेशन दूंगा। वो अब आपकी अपनी यूरिया को इन्वॉल्व करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे किसान अगर अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो यकीनन डॉक्टर तौसीफ के बताए हुए असूलों पर अमल करके अपनी फसल से फी एकड़ ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और ज़्यादा देर तक कम खर्चे में पैदावार ले सकते हैं। कपास की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है कि फसल सेहतमंद होनी चाहिए, पौधा तमाम बीमारियों से पाक होना चाहिए। कपास की फसल को कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और उनका क्या इलाज है, ये जानने के लिए हम इस वक्त सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सईद अहमद साहब के साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा कि कपास की इस वाली स्टेज जो इस वक्त चल रहा है टाइम, इस वक्त कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं और क्या इलाज किया जा सकता है उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं कहीं बड़े नाम सिम्टम्स कुछ नज़र आ रहे हैं वायरस के। सबसे बड़ी जो काटन की बीमारी है वो वायरस ही है। तो इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर ये जो मुल्तान का बेल्ट है, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ ज़्यादा ये थ्रेट है वायरस का। लेकिन ये जो वायरस है ये आम तौर पर जो नॉर्मल सीज़न में कपास बीजी जाती है, और चूँकि मई के अंदर अक्सर काश्त होती है, उसमें ज़्यादा इसके चांस होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र इस दफ़ा मौसम कुछ ठंडा रहा, मई का महीना ठंडा रहा, कुछ बारिशें हुई, उसकी वजह से इस वक्त को ये इस वक्त प्रॉब्लम। इस वायरस की पहचान क्या है, इसका नाम क्या है, किस नाम से इसको जानते हैं किसान? इसको हम अपनी ज़बान में तो CLCV कहते हैं, कॉटन लीफ कर्ल वायरस। ये फार्मर के लिए तो पहचान करना शुरू में मुश्किल होता है, इसलिए कि एक सब्ज़ तेला आता है, थ्रिप्स आता है, वाइट फ्लाई आती है। जो थ्रिप्स आती है फार्मर ये समझता है कि वायरस आ गया है, उसके सिम्टम्स ज़रा मिलते हैं। जेसड़ की भी जो सब्ज़ तेला है उसके भी सिम्टम्स मिलते हैं। तो सबसे पहला इसका सिम्टम ये होता है कि पौधा जो रग्गी हैं ये मोटी होनी शुरू हो जाती है और वो टेढ़ी भी हो जाती है। अगर उसको आप पत्ते को सूरज की तरफ करके देखें तो वो रग्गे उसकी मुड़ी हुई नज़र आएंगी और मोटी होंगी, ग्रीन ज़्यादा हो जाएंगी। ये एक्सपर्ट आदमी शुरू में पहचान लेगा, आम फार्मर नहीं पहचान सकता। वो जब ज़्यादा स्टेज उसकी बढ़ती है, सीरियस कंडीशन होती है, तो फिर पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, पत्ते के अंदर कर्लिंग हो जाती है, मुड़ जाते हैं और फूल तक भी कर्लिंग हो जाती है। और सबसे जो ख़तरनाक स्टेज ये होती है कि पत्ते के बैक साइड पर एक और छोटा सा पत्ता वो निकलता है, जिसको हम लीफ इनेशन कहते हैं, वो निकलता है। वो आखिरी स्टेज होती है, उसमें फिर बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। तो हम यूँ कहते हैं कि जब आपको वायरस के सिम्टम ही जब शुरू हो गए हैं तो आप मैनेजमेंट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे पास कुछ क्रॉप्स के सैंपल इस वक्त ये जो पौधा मैंने निकाला है, हमारे यहाँ बहुत कम है, लेकिन मैंने तलाश करने के बाद ये वायरस का पौधा निकाला है। इसकी देखें जो लीफ हैं ये इसमें कर्लिंग हुई है, इसकी जो रगे हैं बैक साइड पर आप देखें, अगर सूरज को सामने सूरज की तरफ करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसकी रगें मोटी हो गई है और पत्ता भी कर्ल हो गया है, कप शेप हो जाएगा, बैक साइड में चला जाएगा और पत्ते की ऐसा ऐसा ग्रोथ रुकना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि पत्ते का जो सारा सिस्टम अंदर फूड का और पानी का चल रहा होता है उसको स्पिंडल वो रगें बंद हो जाती हैं, वो बंद हो जाती है, पानी आना कम हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स उसके कम हो जाते हैं, उसकी फिर इस तरह से ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। डॉक्टर साहब, किस एज से किस एज तक इस बीमारी का खतरा होता है? इसके शुरू के जो 2 महीने होते हैं ना, 2-2.5 महीने, वो इसके लिए क्रिटिकल होते हैं।
अगर उस स्टेज से बच जाए, आगे मौसम फिर थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाता है, इसका फिर थ्रेट कम हो जाता है। इस वजह से कि ये हीट के साथ इसका पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर गर्मी बढ़ेगी, हीट ज़्यादा होगी तो वायरस का चांस भी ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब, वजूहात क्या हैं, ये वायरस क्यों आता है? वायरस की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो कैरियर है इसका वायरस का, वो सफ़ेद मक्खी है। इसका इलाज क्या है, मैनेजमेंट किस तरह का? इसका इलाज चाहे कहीं भी हो, इंसानों में हो, पौधों में हो, इसका इलाज केमिकल से या टेबलेट से ये नहीं है। इसका इलाज है सबसे पहले ऐसी वैरायटी डेवलप की जाए जिसके अंदर वायरस को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद हो। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कपास के बारे में मजीद हकायक जानने के लिए आपको जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के पास लिए चलते। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस साल हुकूमत ने क्या नया किया है कि कॉटन की ज़्यादा पैदावार आए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत ने बड़ा टाइमली अनाउंस कर दिया कि 8,500 रुपया पर मन जो है ना, वो जो मिनिमम प्राइस होगी या सपोर्ट प्राइस कह लें, इंडिकेटिव प्राइस होगी, इससे कम अगर गिरेगा तो हुकूमत खुद परचेज करेगी। इसका ये चूँकि वक्त पे अनाउंस था तो फौरी तौर पे इंकरेजमेंट लोगों को मिली कि हमने सोइंग ज़्यादा करनी है। उसके अलावा तमाम अदारे, जिसमें सबसे दूसरा काम ये किया कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो एक्सटेंशन स्टाफ था, अमूमी तौर पे फार्मर को कंप्लेंट्स रहती थी, वो फील्ड में आता नहीं। वो इसलिए नहीं आता था कि वो और बहुत से काम कर रहा था, कहीं आटा बेच रहा होता था, कहीं चीनी चेक कर रहा होता था, कहीं डेंगू कंट्रोल कर रहा होता था। तो इस दफ़ा हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉटन पे काम करेंगे। इसके अलावा जो फैसिलिटेशन सेंटर्स जब सोइंग टाइम पे कायम किए, वहाँ पर सीड की अवेलेबिलिटी की, वहाँ पर फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी की। अब उसके फर्दर उसमें ये चूँकि पेस्ट का टाइम आ रहा है और पेस्ट का प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी मशीनें, जो जितनी स्प्रे वगैरह की मशीन होती हैं, इसके अलावा पेस्टिसाइड जो अच्छी क्वालिटी की जो भी कंपनीज फराहम कर रही हैं, वो उन सेंटर्स पर दिया जाएगा। जो कॉटन वाला एरिया था वहाँ रिप्लेस कर लिया है मकई ने और राइस की क्रॉप में। तो आप क्या समझते हैं कि आप टारगेट अचीव कर सकेंगे रियलिस्टिक बेसिस पे? देखिए, जो रियलिस्टिकली अभी उसका जो सर्वे हो रहा है वो अभी फाइनल स्टेज पे 70% के करीब वेरीफाई हो चुका है, दुरुस्त डाटा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा कोई डिफरेंस आएगा। 5% तो साइंटिफिकली अप डाउन हो सकता है, हमेशा होता है, तो लेकिन ये साइंटिफिकली भी इसको परमिटेबल है, तो परमिसिबल है, इसकी इतना बड़ा मसला नहीं आएगा। डाटा का बहुत मेरा ख्याल फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर, जाली सीड जो है वो 10 साल से हमारी कॉटन इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है, तो इस साल क्या इकदाम किए गए हैं कि किसानों के पास ओरिजिनल सीड पहुंचे? और मैं आपको फील्ड का कुछ सर्वे की रिपोर्ट बता देता हूं कि ग्लाइफोसेट सीड जो था आपका, उसके ऊपर लोगों ने स्प्रे किया है तो वो जल रही है कपास। इसका मतलब ये है कि 3 जीन नहीं था, उसमें प्रॉब्लम था, जाली सीड था। तो ऐसे सीड की रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए, 2 क्वेश्चन आपने किए कि ये ट्रेसेबिलिटी का बिल्कुल सिस्टम बन चुका है, इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है, पिछले साल भी उस पर अमल किया। वो ट्रेस ये होता है कि वो कहाँ से किस कंपनी ने बनाया, किस डीलर तक गया, ये ट्रेस तो हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सा सीड, जैसे आप देखिएगा आम दुकानों में पड़ा है, किसान खुद बेच रहे होते हैं तैयार करके, उसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मैकेनिज्म। और फेडरल गवर्नमेंट से हम अभी प्रोसेस में है, हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि इसके पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी दिए जाए, ऐसा ताकि उसको फर्दर चला सके। जहाँ तक इस सज़ा की बात है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, कैपिटल पनिशमेंट भी होनी चाहिए, फाइनेंशियल भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये कानून साजी के इशूज़ हैं, उसमें ज़ाहिर है हम गवर्नमेंट को तजावीज़ आती रहती हैं, वो पुट करेंगे तो इंशाल्लाह इस पे भी वर्क शुरू हो जाएगा। जी साकिब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह हुकूमती इकदाम चल रहे हैं और बड़ी इमरजेंसी बेसिस पे अगले साल का भी प्लान हो रहा है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 3 सालों में जो हमारा कॉटन है वो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाए। पाकिस्तान में कपास का सुनहरा दौर वापस भी आ सकता है। गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी और सब्ज तेले को कंट्रोल कर लिया जाए और हुकूमत की तरफ से मयारी बीज किसानों को फराहम कर दिया जाए तो हमारी कपास वापस आ सकती है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़रूरी हालात हाजरा और मंडियों के भाव बताओ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हफ्ता भर की अहम जरी खबरों पर तबसरे के लिए साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब, फरमाइएगा, बजट 2023-24 में किसानों का क्या हिस्सा? सुना किसान दोस्त बजट है। ये बजट जो है वो आज़ाद-ओ-शुमार का गोरखधंधा है। जैसे आपकी बात करें इसकी ज़री कर्ज़ों की, पिछले साल 1800 रुपये के ज़री लोन थे, इस साल 2250 की कर दिए।
लेकिन आप देखें पिछले साल जो हमारा काइबर था वो 12-13% पे था, और किसानों को जो कर्जे मिलते थे वो आपको 16-17% पे मिल जाते थे। और इस साल काइबर आपका मिला के जो ये रिलैक्स यानी कि उसमें ये स्पेशल रिलीफ दे रहे हैं, 20% पे कर्जाजात दे रहे हैं। दुनिया भर में दिखा दें कि 20% पे कर्जा लेके कोई बंदा वापस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये तो उल्टा किसानों का नुकसान है, फायदा तो नहीं है। 2250 सबसे बड़ा फिगर इस वक्त जो बजट में था किसानों के लिए वो यही था कि कर्जाजात का जो अजरा है वो ज्यादा कर दिया गया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो कर्जाजात हैं ये किसानों के ऊपर बोझ बनेंगे। अच्छा देखें, इसमें दो किस्म बात है। एक तो ऑलरेडी आपके कर्जाजात उनको मिल चुके हैं, इसको उसमें लिमिट में सीलिंग में इजाफा किया है, नए कर्जाजात नहीं है। ये किसान पिछले कर्जाजात वापस करने की पोजीशन में नहीं है, वो हर साल अपने कर्जे को रिन्यू करवा लेता है और वो उसका जो सा मार्कअप है, उसका इंटरेस्ट है वो पे कर रहा है। साइम साहब ये फरमाइएगा कि जो ज़री तरक्याती बैंक था इसके तो मकासद ये थे कि इसने इंटरेस्ट फ्री लोन देने किसानों को, लेकिन इस वक्त ये भी जो कमर्शियल बैंक हैं हमारे उनकी तरह काइबर प्लस परसेंटेज के ऊपर आ चुके हैं। तो फिर किसानों को क्या फ़ायदा हुआ है? फिर दूसरे बैंक भी कर्जा दे रहे हैं, फिर ज़री तरक्याती बैंक और जो शेड्यूल बैंक है उनमें क्या फ़र्क हुआ? देखें बहुत बड़ा फ़र्क है। शेड्यूल बैंक जितने भी हैं वो सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं और अपना मुनाफा कमा कर अपने मुलाजमीन को तनख्वाह और डिविडेंड और मुनाफा जात दे रहे हैं। ज़री तरक्याती बैंक पाकिस्तान का इस वक्त वाहिद कमर्शियल बैंकिंग का अदारा है जो कि बाल बाल तक कर्जे में जकड़ा हुआ है। इसमें सफ़ेद हाथी बन चुका है बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त। इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख लें, इसकी आप मैनेजमेंट देख लें, बिल्कुल नाकाम लोग, नाकारा लोग इस पर काम कर रहे हैं। और सब के सब जो से हैं वो सारे का सारा लोन जो सा होता है उसके ऊपर कमीशन खाया जाता है, लोन सेक्शन करते वक्त रिश्वत ली जाती है। साइम साहब ये फरमाइएगा कि आज से चंद रोज़ कबल जब मकई जो थी वो किसान की अभी नहीं आई थी तो उस वक्त मकई का रेट फ़ी मन तकरीबन 4000 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन आज जब किसान की मकई मार्केट में आई है तो रेट डाउन चला गया है। अब इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है वो 2200 से 2300 रुपये फ़ी मान के दरमियान ट्रेड हो रहा है। तो ये जुल्म नहीं है किसान के साथ? जब किसान के पास चीज़ होती है तो रेट और होता है, जब स्टॉकिस्ट के पास जाती है तो रेट बढ़ जाता है। बिलजामी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली ना इसमें जो आपका थर्ड मैन है, जो मिडिल मैन है, उसको ही आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और किसानों का सत्यानाश कर रहे हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में स्टोरेज वेयर हाउसिंग फाइनेंस होना चाहिए। किसानों के बाद जब उनकी पैदावार आ गई है तो उनको फौरी तौर पर रनिंग फाइनेंस या लिमिट फाइनेंस उनके स्टॉक के अगेंस्ट दे देना चाहिए। स्टॉक आप उनका अपने पास रखें, उसका उनसे रेंटल चार्ज करें और फार्मर जो है वो अपनी अगली आने वाली फसल के लिए काम कर सकेगा, उसको लगा सकेगा, उसके इनपुट्स खरीद सकेगा और जब मार्केट में स्टेबल हो जाएगा तो अपना स्टॉक यहाँ से बेचकर वो बैंक को पैसा दे देगा। साइम साहब हुकूमत पंजाब ने पेस्टिसाइड सेक्टर के ऊपर हाथ डाला हुआ है, जाली जो अद्वियात बेचने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो उनकी तरफ से इश्तहार एक अखबार में चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हमारी 97% जो है वो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ 3% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो अडल्ट्रेटेड हैं और उसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो क्या ये दुरुस्त है? देखें ये बिल्कुल गलत क्लेम है। ये क्लेम ऐसा ही है कि आप किन से अपना लैब टेस्ट करवा रहे थे, आप जिन लेबॉर्ट्री से अपने लैब टेस्ट करवाते थे वो सारी कंप्रोमाइज़ हैं, हर सैंपल का पैसा चलता था। आप ये 97% का क्लेम कर रहे हैं उस लैब टेस्ट की बुनियाद पे कर रहे हैं जो कि आपने पैसा देके चेंज किया हुआ है। अभी जो आपके ऊपर इस जून के महीने में इस कैंपेन के नतीजे में जो आपकी शरह आ रही है, आपके फेलियर आ रहे हैं, उसको ज़रा देखिए कितने % है। क्या वो 3% आपका टेस्ट फ्लॉप हो रहा है, फेल हो रहा है, या वो आपका 25-30% हो रहा है? साहब सुना गवर्नमेंट ने एक नया तरीका भी इंट्रोड्यूस करवाया इनकी सैम्पलिंग करने का। देखिए गवर्नमेंट ने कोई नया तरीका इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, गवर्नमेंट ने सिर्फ स्पेशल ब्रांच को इन कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को इन कर दिया है। उसकी मेन वजह ये थी कि महकमा प्लांट प्रोटेक्शन में जहाँ अच्छे अहदेदार भी हैं, अच्छे अफसरान भी हैं, तकरीबन 10% कह सकते हैं आपके ईमानदार अफसरान हैं, 90% अफसरान जो उनसे कंप्रोमाइज़ हैं। वो बता देते थे किसी भी कैंपेन की शक्ल में कि कहाँ पे कैंपेन आने वाली है, किस चीज़ का सैंपल होने वाला है। वो डीलर से उनकी मर्जी का सैंपल लेते थे, मर्जी के डीलर से सैंपल लेते थे, कंपनी से पूछ के सैंपल लेते थे। मोहसिन नकवी साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। उन पर बहुत प्रेशर है, सियासी प्रेशर भी है, ब्यूरोक्रेसी का भी बात भी है, लेकिन उन्होंने अपने फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं और वो क्रॉस द बोर्ड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को यूज़ करके, स्पेशल ब्रांच को यूज़ करके तमाम लोगों का सैंपल ले रहे हैं। देखें अभी तक एक भी FIR के खिलाफ ये कोर्ट में नहीं गए कि FIR गलत ली गई है। FIR के खिलाफ अगर कोर्ट में जाते तो बात बनती थी। इसका मतलब है जितनी भी आपके खिलाफ FIR हो रही हैं वो मेरिट पे हो रही हैं। इनको दुख ही इस बात का कि मेरिट पे क्यों हो रहा है। हम असलम चौधरी साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि अगले हफ्ते पाकिस्तान भर में मौसम कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ बारिश मतुक़ है। जी सर फरमाइएगा। जी शुक्रिया बिनियामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में अगले वीक के दौरान बारिश का इम्कान है, जबकि पोठोहार खिता जिसमें जहलम, अटक,
के अजला शामिल हैं, इनमें बारिश हो सकती है। लाहौर में हल्की बारिश होगी। साउथ पंजाब में ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध में ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा और कराची में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा। केपी में जो शुमाली केपी है उसमें मालाकंड, मर्दान, पेशावर, एबटाबाद, इसमें बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। जी सर ठीक है, ये भी फरमा दें कि पाकिस्तान भर में दर्जा हरारत क्या रहने के इम्कानात हैं? जी, मौसम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आने वाले वीक के दौरान गर्मी थोड़ी ज़्यादा होगी। इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड और साउथ पंजाब में कहीं कहीं 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जैकोबाद और नवाबशाह वगैरह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गिलगित में 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम साहब बहुत शुक्रिया। साहब फरमाइएगा, बारिशें तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान की अब जान नहीं छोड़ने वाली। देखें, ये आपकी जो थी इस पर बारिशें हुई हैं, ये टेरिटोरियल रेंज नहीं थी, जिन्हें हम कहते हैं मानसून की बारिशें, वो नहीं थी। ये आपकी क्लाइमेटिक चेंज की बारिशें थी, जिसकी वजह से आपके आम की फसल के ऊपर और दीगर मकई के भी ऊपर जो भी आपकी लगी हुई थी उस पर भी बुरे असरात पड़े। कॉटन बहुत से इलाकों में जहाँ पर पानी खड़ा हो गया वहाँ पर ख़राब हो चुकी है। इसका हल यही है कि हम अपने क्रॉप कैलेंडर को चेंज करें, मौसमियाती तब्दीलियों को, पिछले 10 साल की मौसमियाती तब्दीलियों का एक चार्ट मुरतब करें कि किस महीने में हमने क्या देखा, उसकी बेस पर आने वाले सालों के लिए इसको डिज़ाइन करें कि हमने अपने क्रॉप पैटर्न में क्या तब्दीली लेके आनी है। मतलब कॉटन की जो पैदावार है इस वक्त मुतासर हो सकती है बारिश से? देखें, कॉटन की पैदावार बिल्कुल मुतासर हो सकती है, लेकिन इसमें इस वक्त खुशाइंद बात ये है कि पेस्ट नहीं है कॉटन के ऊपर इस वक्त, ना ही वाइट फ्लाई जो है बारिश के बाद उसमें फ़िलहाल खात्मा होता है कि लगातार बारिश होती रहे, लेकिन उसके बाद हब्स पैदा होता है तो वाइट फ्लाई बहुत आ जाती है। जी साइम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।